जब भी डॉक्टर साहब हम किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसको साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, उससे क्या हम ये समझे कि नाक की हड्डी बढ़ गई है? जिस साइड की हड्डी बड़ी होती है नेचुरल सी बात है उस साइड की ब्लॉकेज पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। सपोज राइट साइड में है तो राइट साइड के साइनस बढ़ेंगे, पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि आधे सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दुखन है, नाक बंद रहती है। तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, वेदर का इफेक्ट भी रहता है। डेफिनेटली नाक की जो हड्डी बढ़ी हुई है वो तो एक मेन कॉज है। एज भी इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। ऐसा एज रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं। हमें जो हड्डी बढ़ी हुई का पार्ट है वो देखना बहुत, उसके बाद हम उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में आजकल हम अपने हॉस्पिटल में एसएसबी में सब कुछ एंडोस्कोपिकली करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में दूरबीन की विधि बोलते हैं। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSP Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्रॉनिक साइनोसाइटिस जिसमें कि नेजल पैसेज के आसपास की जो कैविटीज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसमें आते हैं। क्या वेदर से किसी तरह का इसका कोई लिंक है, एज से, या फिर किसी तरह का ये एलर्जिक रिएक्शंस है? इस बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे साथ मौजूद कंसल्टेंट ENT डिपार्टमेंट एंड HOD फ्रॉम SSB हॉस्पिटल डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज से। डॉक्टर प्रशांत, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शिखा। और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस के बारे में जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्रॉनिक साइनोसाइटिस बता देता हूँ। ये होता क्या है जी। साइनस बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे फेस में जो साइनसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बेसिक उनकी जो इन्फ्लामेशन होती है जिसको हम लेमन टर्म में सूजन बोलते हैं, ब्लॉकेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइनोसाइटिस। क्रॉनिक ये क्यों होता है? क्योंकि ये परसिस्टेंट जिसको होता रहता है। पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेंट करते हैं, नाक से पानी आना, जब मौसम बदलता है तो छींकें आती हैं, किसी को हेडेक भी होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो वो सारी चीज़ें क्रॉनिक साइनोसाइटिस में आती हैं। जी, जब भी डॉक्टर साहब हम किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसको साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, उससे क्या हम ये समझें कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, या उसको किसी तरह का नोज़ में कंजेशन फील होता है? किस तरह के सिम्टम्स को हमें समझना चाहिए उसमें? जैसा कि पेशेंट जब बोलता है साइनोसाइटिस के बारे में, जैसे आपने पूछा, तो इसका सबसे प्राइमरी कोज तो हम नाक की बढ़ी हुई हड्डी ही मानते हैं। जो कि नाक की हड्डी हमारा ऐसा होता है कि 90-95% पेशेंट में नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है। ये बाई बर्थ होती है, लेकिन किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मीन्स जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती लाइफ लॉन्ग कभी भी, लेकिन क्लिनिकली अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें हड्डी बढ़ी हुई मिलेगी। तो जिस साइड की हड्डी बड़ी होती है नेचुरल सी बात है उस साइड की ब्लॉकेज पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। सपोज राइट साइड में है तो राइट साइड के साइनस बढ़ेंगे, पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि आधे सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दुखन है, नाक बंद रहती है। तो ये जो है मेन कॉज इसका DNS है, डेविटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी बढ़ी हुई। दूसरा कॉज इसका ये है कि जो अब आजकल एनवायरमेंटल चेंज है, किसी पेशेंट को ये सारी चीज़ें जब जैसे मार्च के महीने में होती हैं, किसी को सितंबर में स्टार्ट होती है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी से गर्मियां स्टार्ट होती हैं, गर्मियों से सर्दियां का मौसम आता है। किसी को ये प्रॉब्लम होती है जब हमारे यहाँ फसल की कटाई होती है तो पोलन से एलर्जी होती है, उसको हम एलर्जिक साइनोसाइटिस भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आता है तो ये हम उसकी हिस्ट्री पूछ के डिटेल जानकारी लेके कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर पाएँ, तो वो हम उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं पेशेंट। तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, वेदर का इफेक्ट भी रहता है। डेफिनेटली नाक की जो हड्डी बढ़ी हुई है वो तो एक मेन कॉज है। एज भी इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। ऐसा एज रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा म्यूकोसा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ जैसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो स्मोकिंग के लिए तरफ ज़्यादा देते हैं, खासकर विलेजेस में। और कुछ हमारी माताएं बहनें जो हैं वो नासूर जिसको बोलते हैं ना, वो छींक लाने के लिए वो सूंघते थे जिसको, तो उससे भी काफ़ी वो सारी चीज़ें एलर्जी कॉज करती हैं। वो उस टाइम तो उनको लगता नहीं है, लेकिन बाद में परसिस्टेंट प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एज फैक्टर इसमें इंक्लूड है। जी डॉक्टर, क्या किसी तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट भी इसमें अपना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी, अब वर्किंग एनवायरनमेंट की आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे आजकल का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन इज़ ए मेन कॉज फॉर यंग
जी। जो कि पोल्यूशन के कारण ही, जिसको किसी को एलर्जिक जो साइनोसाइटिस हो रहा है वो पोल्यूशन के कारण भी हो रहा जी। है। प्लस दूसरा जो है कि इंडस्ट्रियल जो फ्यूम हैं और जो हमारा जैसे आजकल ये लोग जो कार्बन इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इसके साथ साथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो लोग कॉटन की फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं या फिर जैसे जो शीट बनती हैं ये इसमें काम करते हैं, उसमें जो भी डस्ट उड़ता है उससे ये सारी प्रॉब्लम उनको स्टार्ट होती है। तो वर्किंग का ये रिलेशन हो गया एलर्जिक राइनाइटिस का। जी डॉक्टर साहब, इसमें क्या जनरली जो कॉम्प्लिकेशन वाले सिम्टम होते हैं, एक तो आपने बताया हेडेक हो सकता है या फिर ब्रीदिंग इशू, कंजेशन नोज में फील हो सकता है, इसको जनरली हम कफ या कोल्ड से भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई डिफरेंट इसका सिम्टम होता है जिसके बेस पर हम इसको डिफाइन कर पाएँ? एक्चुअली में देखिए, पेशेंट सबसे पहले तो हमारे पास जो आता है वो बोलता है डॉक्टर साहब नाक हमेशा बंद रहती है, कभी कभार छींकें बहुत आती हैं, मौसम बदलता है तो नाक बंद होनी होती है, उसके बाद हमें घुटन सी महसूस होती है और हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी आता है। तो ये तो पेशेंट्स के कॉमन सिम्टम्स जो हैं जो वो हमें अपनी परेशानी बताते हैं जी। उसके बाद हम फिर डिटेल हिस्ट्री उनसे, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में हम लोग कंफर्म करते हैं कि भाई आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ देखते हैं और फिर हम उनकी डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये प्रॉब्लम परसिस्ट क्यों कर रही है बार बार इनको। तो वो हमें सारे रीज़न जो हैं वो डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी के बाद हमें क्लियर पता लगते हैं। बाकी तो रूटीनली जो चेकअप होता है वो करते ही हम लोग। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो टेस्ट में क्या क्या आप रिकमेंड करते हैं और कितना फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम पेशेंट को रिकरेंट करती है? देखिए, जो टेस्ट की बात है तो पहले तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कि जैसे पेशेंट हमारा ओपीडी में आया तो हमने उसको क्लिनिकली देखा, तो आधी चीज़ें तो हमें देखने से भी पता लग जाती हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे नोज़ का पार्ट है, बिल्कुल छोटा पार्ट होता है तो हम पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते हैं। उस कंडीशन में हमें कभी कभार उनका मतलब ज़्यादातर हम पेशेंट्स में ना डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करते हैं ताकि हम अंदर से उनके साइनस को देख पाएँ। वो भी बड़ा कभी कभार पेशेंट को इरिटेशन होती है तो हम जो अपना सीटी स्कैन कराते हैं पैरानेजल साइनसिस का, जो हमारे फेस का है, तो हमारे जो साइनसिस हैं उसका हम सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें अच्छे से पता लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सीटी में हमें हर चीज़ का पता लगता है कितना एक्सटेंट तक डिजीज़ गई हुई है। तो ये बेसिक टेस्ट तो हमारे ये सब चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी, बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह की होती है हमारे साइनस की, हमारे व्यूअर्स को अगर आप ये इजी लैंग्वेज में समझा पाएं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा नोज का पार्ट है, हमारे दोनों नोस्ट्रिल्स बोलते हैं हम इसको। एक साइनस इसके यहाँ पर होता है जिसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर पीछे की तरफ होते हैं एथमॉइड साइनस, और ऊपर की तरफ हमारे जो होते हैं फ्रंटल साइनस जो हेडेक बताते हैं। एक इसके पीछे होता है वो स्फेनोइड साइनस है। बेसिकली ये सारे कॉमन साइनस है जो कि हमारे पूरे फेस में मिलते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में जो डिजीज़ मिलती है वो मैक्सिलरी साइनस में मिलती है या फिर फ्रंटल जो ब्लॉक होते हैं, क्योंकि पेशेंट को हेडेक की कंप्लेंट होती है। क्योंकि जो हमारा नोज़ का काम है, जैसे हम लोग स्निफ करते हैं ना, ऐसे हम लोग करते रहते हैं, तो परसिस्टेंट जो है ना वो साइनस, वो सारा जो भी म्यूकोसा होता है और जो सिक्रीशंस होते हैं वो सब साइनस के अंदर जाते हैं इसी के थ्रू, जो कि नेचुरल ड्रेनेज का पाथवे है। ओके डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या मेडिकेशन या डिफरेंट कंडीशंस में सर्जिकल तक भी कंडीशन जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, पहले हम बात करेंगे आपकी मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं, जिनको हमें लगता है कि मेडिसिन से उसमें हम नेजल स्प्रेस वगैरह देते हैं, एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। कुछ दिन अगर साइनोसाइटिस ज़्यादा होता है तो हम उनको एंटीबायोटिक भी देते हैं, प्लस स्टीम के लिए भी बोलते हैं। ये अब हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की। प्लस जो जैसे एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, जैसे पेशेंट बोलता है सर पूरे साल तो हमें दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं, प्लस उनको एंटी एलर्जिक और नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, तो दे फील मच बेटर। अगर उस कंडीशन के बाद भी पेशेंट स्टिल कंप्लेनिंग कि भाई सेम सिम्टम्स हो रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उसके पर्टिकुलर एलर्जी के टेस्ट भी करवाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई ये एलर्जी किस चीज़ से इनको हो रही है, जिससे हमें इनको स्ट्रिक्टली वो चीज़ ना करने के लिए बोलना पड़ेगा। फिर भी सिम्टम्स आते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें जो हड्डी बढ़ी हुई का पार्ट है वो देखना बहुत, उसके बाद हम उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में आजकल हम अपने हॉस्पिटल में एसएसबी में सब कुछ एंडोस्कोपिकली करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में दूरबीन की विधि बोलते हैं। तो दूरबीन की विधि से द्वारा हमें बाहर से कोई निशान नहीं आता, कोई चेहरा नहीं आता, तो कि कॉस्मेटिक, क्योंकि सबको लगता है यार नाक का ऑपरेशन तो नाक तो काट ही देंगे हमारी, तो लोगों के मन में ये धारणा है। तो लेकिन हम उनको समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा,
हम सब कुछ दूरबीन से ही करेंगे। तो उसमें हम दूरबीन से बड़ी हुई हड्डी का पार्ट भी निकालते हैं, प्लस जितने भी साइनस हैं उस सारे साइनस को क्लीन करते हैं। साइनस को क्लीन करने के बाद उनका वेंटिलेशन अच्छा होता है। फिर पेशेंट को हम बताते हैं उनको क्या क्या परहेज़ करना है, नाक की धुलाई कैसे करनी है। तो उसके बाद पेशेंट मतलब काफ़ी रिलीफ करता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ पेशेंट को इतना आराम मिलता है, वो सोचते हैं सर हमने तो कभी मतलब खुशबू का मज़ा ही नहीं लिया, अब हमें तो सब कुछ पता लग रहा है। तो दे फील मच बेटर आफ्टर सर्जरी। डॉक्टर साहब, मेडिकेशन के थ्रू कब तक पेशेंट की इस प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि ये डिपेंड करता है कि उसकी मतलब उनके सिम्टम्स कितने ज़्यादा एग्रीवेटेड हैं। अगर उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हमने क्रॉनिक का नाम दे दिया, क्रॉनिक का नाम ही रिकरेंट का मतलब है, तो उस कंडीशन में हमें फिर सर्जरी ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि भाई हम सर्जरी के मतलब उसकी करें, ताकि हम जो मेन जो प्रॉब्लम है सेप्टोप्लास्टी करके ना, जो उसकी हड्डी का पार्ट है उसको निकाल दें, प्लस उसके साइनस को वेंटिलेट करें अच्छे से, तो पेशेंट फील मच बेटर। जी बिल्कुल। एंड वन क्वेश्चन डॉक्टर यहाँ पर कि अगर एसएसबी हॉस्पिटल की फैसिलिटी की हम बात करते हैं, डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको कि आप डेली ओपीडी में ट्रीट करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है जिनको पेशेंट अवेल कर सकते हैं? मैम देखिए, हमारे यहाँ जो ENT से रिलेटेड सर्जरीज़ की सारी फैसिलिटीज़ है। अभी जैसे सर ने जब से ज्वाइन किया तो उसके बाद से और नई अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें भी आई हैं हमारे पास, एंडोस्कोप्स आए हैं, ENT यूनिट्स आई हैं हमारे पास, पोर्टेबल कैमराज हमारे पास बड़े अच्छे आए हैं, ताकि हम पेशेंट को ओपीडी बेस पे भी डायग्नोस करके हम उसको भेज सकें, हमें पेशेंट को अननेसेसरी ओटी ना ले जाना पड़े। तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है, प्लस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी भी मैन पावर उसमें कम हो जाती है, प्लस हमारा पेशेंट का सबसे ज़्यादा उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाता है पेशेंट का। तो उसके लिए हमारे पास सारे हाई क्लास मतलब 3D कैमरेज हैं, यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जिससे हम मतलब सारी सर्जरी बड़े अच्छे से और बहुत आसानी से कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमने बात करी आज क्रॉनिक साइनोसाइटिस के बारे में, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वेदर चेंज होने पे। जनरली पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आपको भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर ENT से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं, तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।